हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं आज कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो है आपके लिए एक नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो डीपीपीज हैं वो अवेलेबल है टेलीग्राम और गूगल ड्राइव पे, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन क्या है कि अगर टेलीग्राम पे अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो पहले आप उसको जो है डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, फिर जो है उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके जो है वहाँ पे ओपन करें, तब जो है आपको डीपीपी आसानी से मिल जाएंगी और वहाँ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे उसको जो है हमको बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो नोटिफिकेशन था रिलेटेड टू डीपीपीज। अब जो है बात करते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। अब क्या है कि जब इन पर्टिकुलर दोनों टर्म की बात करते हैं तो अभी तक पीछे जो हमने पढ़ा है उसमें अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, और वो एक्सप्लेनेशन जो है अभी बाकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए क्या मतलब होता है इनका, इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे इन दोनों चीज़ों में क्या है कि कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इससे ही जो है इसको डिफाइन कर देते हैं, या इनफैक्ट दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो पहले अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी जो है क्या होगा। तो कंडक्टिविटी की जब बात करेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए हम बोलेंगे द कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट वॉल्यूम solution when electrodes are unit distance apart and having cross-sectional area यूनिटी। अब क्या है कि इसके साथ साथ जैसे हमने डेफिनेशन तो लिख ली, तो यहां पे जो कंडक्टेंस हम इस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन कर रहे हैं, और तब डिफाइन कर रहे हैं जब यूनिट डिस्टेंस हो और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो। तो उस कंडीशन में इसी कंडक्टेंस को हम बोलेंगे इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए कि यहाँ पे जब हमने इसको डिफाइन कर लिया कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टेंस से इस तरीके से डिफाइन की जा सकती है, तो वहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही होगी कि इसको जो है यूनिट वॉल्यूम के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आप इसको 1 ml के लिए डिफाइन कर सकते हैं, 1 लीटर के लिए डिफाइन कर सकते हैं, 1 मीटर क्यूब के लिए डिफाइन कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी यूनिट वॉल्यूम लेके इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इससे जो है अगर हम बात करें तो यूनिट वॉल्यूम के लिए जो उसकी कंडक्टिविटी है वही उसकी कंडक्टेंस है, क्योंकि क्लियर कट इस डेफिनेशन में हमने साफ साफ लिखा है द कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस की बात हो रही, तो कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टिविटी के रूप में डिफाइन हो रही है। अब देखिए अगर हमें यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस दिया हुआ है जो कि किसके बराबर है, कंडक्टिविटी के, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से। अब देखो ये यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन है। अब मान लो आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम x यूनिट है, तो x यूनिट वॉल्यूम के लिए कंडक्टेंस क्या होगी, अगर हमें 1 यूनिट का जो है कंडक्टेंस पता है जो कि किसके बराबर होता है, कप्पा के, तो x यूनिट का जो है कंडक्टेंस कितना होने वाला, x इंटू कप्पा। तो क्लियर कट है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ये पता चल जाए कि उसका कितना वॉल्यूम है, तो हम आसानी से जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी कंडक्टेंस कितनी होने वाली है। तो सिर्फ हमें जो है उसके कप्पा में मल्टीप्लाई करना होगा किससे, x से। अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर जो है डेफिनेशन को आप इस रिलेशन से भी जस्टिफाई कर सकते हो कि कप्पा जो है बराबर होता है किसके, G इंटू जी स्टार के। आप क्लियर कट है कि G स्टार सेल कॉन्स्टेंट है, और अगर L और A दोनों ही यूनिटी हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में कप्पा बराबर हो जाएगा किसके, G के। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस कंडीशन में, जब जी स्टार की जब हम बात करें तो उसके लिए जो है यूनिट डिस्टेंस हो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और एरिया जो है वो कितना हो, यूनिटी हो। अब ये तो इनके बीच का कोरिलेशन हो गया कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कैसे इनको फाइंड आउट करेंगे। न्यूमेरिकल रिलेशन तो पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन थियोरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस पर हमने बात कर ली। अब देखो ये जो दोनों चीजें हैं इनके लिए जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में
कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करेंगे, उस पर जो है अब डिस्कशन करते हैं। अब जब भी किसी सबस्टांस को हम डिसॉल्व करते हैं, और सबस्टांस पे पर्टिकुलरली हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ये जो है पता चल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से कि इलेक्ट्रोलाइट पोलर सबस्टांसेस होते हैं। तो डेफिनेटली जो है इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें कैसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, पोलर ही। तो ये चीज़ जो है पहले ही मैं आपको बता दूं कि हमें किस टाइप के सबस्टांस से डील करना है, तो हमें पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्यूट इस तरीके से डील करना है। अब फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। अब इस चीज़ को हमें समझना है फैक्टर्स को, तो हम इसको 1 to 1 स्टडी करते हैं। और सबसे पहले जो है हम बात करते हैं नेचर की, और नेचर में जो है हम सॉल्यूट से स्टार्टिंग करते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब नेचर की बात होती है, और नेचर में भी जो है सॉल्यूट में हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, अगर हम स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और अगर हमने सेम कंपोजिशन ले रखी है स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस में जो है आयंस ज़्यादा होंगे, किस में ज़्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग में कि वीक में, तो क्लियर कट है आपका आंसर होगा कि स्ट्रॉन्ग में जो है बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो साफ साफ है कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयंस होते हैं रिलेटिवली किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो उसका जो कप्पा होगा या उसका जो जी होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। अब इसको जो है कंपैरेटिव बिहेवियर को हम लिख भी सकते हैं कि कप्पा एंड जी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इसमें जो है इसके नोटेशन को यूज कर रहे हैं जो कि जनरली हम यूज करते हैं, इज लेस देन कप्पा एंड जी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये तो एक बेसिक टर्म हो गया, लेकिन क्या है कि जब किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, जब हम डिसॉल्व कर देते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद हमें पता है कि जब उसके आयन टूट जाते हैं तो उनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है, कि अगर उन आयंस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमने NaCl को घोल दिया, तो NaCl जो है टूट गया किस में, Na+ और Cl- में। लेकिन अगर ये डिसॉल्व होने के बाद भी आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे तो फिर जो है इनका मूवमेंट क्या, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा इंटरेक्शन की वजह से, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, जो भी आपने करंट लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा एक्सटर्नली उसकी प्रेजेंस में। तो अगर ये मूव नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली जो है इनकी कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या कम हो जाएगी। तो एक आइडियल सिचुएशन में हम ये चाहते हैं कि आयन के बीच में इंटरेक्शन जो है वो मिनिमम हो या हो ही ना, क्योंकि जितना इंटरेक्शन कम होगा आयंस उतना ही फ्रीली मूव करेंगे। तो हमारा पूरा जो है इंटेंशन ये कि आयन फ्रीली मूव करें। तो आयन फ्रीली मूव करे तो इसका मतलब कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन मिनिमम होना चाहिए फ्री मूवमेंट के लिए। फ्री मूवमेंट जितना होगा उतना ही ज्यादा बेटर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस होगी। मतलब आप कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज को। तो अगर हम बात करें इंटर आयनिक इंटरेक्शन की, तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो है इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कप्पा के भी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंडक्टेंस के भी। मतलब दोनों ही चीज़ों को जो है ये सेम तरीके से अफेक्ट कर रहा है, और हम दोनों को ही एक साथ जो है लेके पढ़ रहे हैं कि कंडक्टिविटी पे किसका क्या इफेक्ट होगा और कंडक्टेंस पे क्या होगा। अब देखो इंटर आयनिक इंटरेक्शन का हमें रोल समझ में आ गया। अब देखो दूसरे फैक्टर पे बात करते हैं। अब दूसरा फैक्टर इसलिए है क्योंकि जिस पर्टिकुलर सबस्टांस में आप घोल रहे हो, डिसॉल्व जिसमें कर रहे हो, उस पर भी डिपेंडेंसी आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जब एक आयन को मूव करना होगा तो डेफिनेटली जो है वो सॉल्वेंट में ही मूव करेगा। तो सॉल्वेंट के अंदर जितना ज़्यादा स्पेस होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस जितना ज़्यादा होगा, उतना ही वो आसानी से क्या मूव कर पाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसके लिए हमें समझना होगा कि इसको नेचर ऑफ सॉल्वेंट को। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या है कि सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने बोला कि पार्टिकल्स जो हमारे सॉल्वेंट होंगे उनके बीच में जितना गैप होगा उतना ही जो है एक सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट जो कि इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयन को मूव कराना है उतना ही स्मूथ होने वाला है।
मतलब क्लियर कट है कि यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट में हम देख रहे हैं किसको, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स को, मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हम इसको बोल सकते हैं इन शॉर्ट। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अब देखो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जितनी अधिक लगेगी, तो फोर्स जितनी अधिक होगी डेफिनेटली विस्कोसिटी उतनी क्या है, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्लियर कट पता है कि जिस पर्टिकुलर लिक्विड सबस्टांस में, क्योंकि हम लिक्विड में ही डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर एक लिक्विड ही है, क्योंकि नॉर्मली हम वाटर में ही डिसॉल्व करते हैं चीजों को, तो अगर हम उसके रिलेटिवली बात करें तो हमें पता है कि विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी लिक्विड सॉल्वेंट की, डेफिनेटली उसमें आयन का जो फ्लो होगा वो उतना ही क्या है, ठीक है, स्लो होगा, इनफैक्ट जो है उतना ही वो जो है उसको रिटार्ड करेगा या अफेक्ट करेगा, या इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो मूवमेंट को जो है क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इसलिए जो है हमारा पूरा पूरा कंसंट्रेशन जो है अगर हम करें कि इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन को लेके क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि ये जितना कमजोर होगा उतना ही हमारे मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए जो है अच्छी बात होगी। मूवमेंट्स ऑफ आयंस के लिए अच्छी बात होगी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को भी फेवर करेगा, जितना ये इंटरेक्शन कम होगा, तो कम मतलब वो चीजें ज्यादा, तो कैसा प्रोपोर्शनलिटी यहाँ निकल के आ रहा, मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, कप्पा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है जी के, क्योंकि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर टर्म को हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जी से। अब हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये विस्कोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी चीज हमें पता चल गई कि विस्कोसिटी से इन दोनों टर्म का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड फैक्टर था जिसमें हमने डिस्कस किया किसको, नेचर ऑफ सॉल्वेंट को। अब देखो इंडिविजुअली तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि सॉल्वेंट क्या रोल प्ले कर रहा है और सॉल्यूट क्यों कर रहा है, लेकिन जब सॉल्यूशन बनेगा तो डेफिनेटली आएंगे तो दोनों साथ में ही, तो उसकी वजह से भी तो कुछ डिफरेंस डेवलप होगा, और उसकी वजह से क्या डिफरेंस डेवलप होगा उसके लिए जो है हम बोलेंगे, जो हमारा तीसरा फैक्टर है, ठीक है, वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जो तीसरा फैक्टर है। अब इसका रोल क्या है या इसकी ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत सिंपल सी है कि जैसे आपने NaCl को घोला, तो NaCl घुला कैसे, अगर आप इस पे सोचें कि NaCl जो है डिसॉल्व कैसे हुआ होगा, तो सिंपल सी प्रोसेस है, इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी एक्सप्लेन किया जाता है कि सबसे पहले NaCl टूटेगा किसमें, Na+ और Cl- में, और ये काम जो है वो किसकी वजह से होता है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से, कि जो हमारे जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के कारण ही ये इसको तोड़ता है किसमें, आयंस में। अब इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन वाला पार्ट। अब आयनाइजेशन होने के बाद दूसरा जो हिस्सा है उसमें जैसे ये Na+ को लेके एक्सप्लेन करते हैं, तो Na+ जब H2O के साथ मिक्स होता है तो बनाता है Na+ एक्वस, और ये जो दूसरा स्टेप है, ठीक है, जैसे इसमें Cl- को भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl- एक्वस। ये स्टेप होता है हाइड्रेशन वाला, पानी की अगर हम बात करते हैं, और अगर किसी जनरल सॉल्वेंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सॉल्वेशन। वर्ड याद रखना, क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो होता ये है कि ये जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये Na+ को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं कोशिश, ताकि ये Cl- से वापस से इंटरेक्ट ना कर सके, तो ये इसको चारों तरफ से घेरने लगेंगे, और घेर के जो है इसको अपने अंदर जो है पूरी तरीके से हाइड्रेट कर लेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से जो है हाइड्रेट कर लेंगे। हाइड्रेट करने के लिए जो है आपको पता है सिंपल सी जो है कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये भी एक पोलर सबस्टांस है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो घेरेगा तो उसके लिए क्या कर देगा, ऑक्सीजन सामने कर देगा और चारों तरफ से जो है इसको घेर लेगा। अब देखो, अब हमें इस पर्टिकुलर आयन को मूव कराना है। अब जब ये मूव करेगा तो ये जो पानी इसके चारों तरफ से इसको घेर रखा है वो भी तो इसके साथ ड्रैग होगा, मतलब एक जो है एक्स्ट्रा बोझ आ गया, मतलब आयन को खुद तो मूव करना है लेकिन उसके साथ साथ जो है इनके साथ मूव करना है, मतलब कि जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको हाइड्रेट करेंगे उतना ही जो है इसको इन सबको अपने साथ जो है खींचना पड़ेगा मूव करते वक्त। तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, इस तरीके की जो है चीजें हों, तो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना ये होगा कि ये कम से कम हाइड्रेट हो,
और अगर कम से कम हाइड्रेट हो तो क्लियर कट है कि ये आयन उतना ही फ्रीली मूव करेगा। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जब हम इंटर आयनिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं और उसमें हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रेशन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो जितना कम होगा उतना ही जो है ये आयन फ्री रहेगा इस लोड से, जो ये चारों तरफ से वाटर इसको घेर ले रहा है, और उतना ही ये फ्रीली जो है मूव कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कप्पा और जी ये दोनों ही चीज़ें जो हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि हाइड्रेशन प्रोसेस को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड से देखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड से देखते हैं, साइन से नहीं, मैग्नीट्यूड से देखा जाता है, क्योंकि साइन तो निगेटिव आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि कैसे जो है ये चीज़ इसको अफेक्ट कर रही है और क्या इसका रोल है। ठीक है, अब ये दोनों को देख रहे हैं, सेम ही तरीके से अफेक्ट कर रही है। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, क्योंकि सॉल्यूशन की बात हो रही है तो बिना कॉन्सेंट्रेशन के तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो अब जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का रोल देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या रोल प्ले करता है। तो चौथा हमारा जो फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन का ज़्यादा जो इफेक्ट है वो कंडक्टिविटी पे है। अब क्यों है कंडक्टिविटी पे इसका ज़्यादा इफेक्ट? क्योंकि उसको जो है हम हमेशा यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन करते हैं। हम मतलब इस पर ध्यान रखिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई कंसंट्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यूनिट वॉल्यूम बोल रहा हूँ। मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन कहीं भी वर्ड यूज ही नहीं हुआ है, सिर्फ यूनिट वॉल्यूम के लिए ही डिफाइन किया जा रहा है। मतलब साफ साफ है कि यूनिट वॉल्यूम के लिए जितना उसमें जो है आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में आप जितना ज़्यादा कैरियर दे दोगे डेफिनेट सी बात है उतना कंट्रीब्यूशन हाई होगा और उतनी कंडक्टिविटी क्या ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने से होगा क्या? ठीक है, नंबर ऑफ आयंस तो जो है फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम अगर बढ़ा देंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस की संख्या क्या है? घट जाएगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आयंस की संख्या घट जाएगी तो नई सिचुएशन में जो कंडक्टिविटी निकलेगी जिसमें आयंस घट चुके हैं वॉल्यूम में, तो डेफिनेट सी बात है वो भी घट जाएगा, क्योंकि कैरियर कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम तो कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। तो यहाँ सीधा सीधा कंडक्टिविटी का या कप्पा का अगर हम रोल देखें तो कप्पा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन हम जितना ज़्यादा लेंगे कप्पा उतना ज़्यादा निकल के आएगा। लेकिन क्या है कि जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस में एक तो बिहेवियर की बात होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें तो अलग अलग चीज़ें की जो है हम देखते हैं, अलग अलग तरीका जो है ऑब्जर्व करते हैं, और उसको जो हम डिस्कस भी करेंगे जब कोलार्स लॉ को पढ़ेंगे तो उसमें मोलर कंडक्टेंस के रूप में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन हाँ, अगर एक जनरल सिचुएशन को माना जाए, जनरल सिचुएशन का मतलब कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, 100% डिसोशिएट हो रहा है, इसका मतलब कि अब वो डिसोशिएट नहीं हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वॉल्यूम के बढ़ाने से, कि अगर हम बात करें कि वॉल्यूम के बढ़ाने से आयंस की संख्या नहीं बदलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आयंस की संख्या नहीं बदली, क्योंकि आप जब सॉल्यूट डिसॉल्व कर चुके हैं और वो पूरा टूट चुका है तो अब वॉल्यूम बढ़ाते रहो, आयन थोड़ी ना बढ़ेगा, आयन तो जितना बनना था बन चुका। तो यहाँ पे एक टर्म जो कि इंट्रोड्यूस करना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे, और उसकी ज़रूरत यहीं पे थी कि ये जो है डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ आयंस पे, कंडक्टेंस, कि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो अगर नंबर ऑफ आयंस चेंज हो रहे हैं डाइल्यूशन से, ठीक है, ध्यान रखना वर्ड, नंबर ऑफ आयंस बदल रहे हैं डाइल्यूट करने पे, तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ आयंस जो है नहीं बदल रहे हैं, कांस्टेंट है, तो कई बार जो है एक लॉजिक ये लग जाता है कि यार वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो आयन को ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इस केस में भी जो है हम एक्सप्लेन करके कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो है कंडक्टेंस थोड़ी बहुत बढ़ेगी, मतलब दोनों ही सिचुएशन से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ कंडक्टेंस का जो रोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कंडक्टिविटी के लिए जो शब्द हमने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वहाँ वैसा नहीं मिल रहा। वहाँ जो है ये नियर अबाउट जो है किस तरीके का एक्सपीरियंस मिल रहा है कि कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है किसके? कंडक्टेंस सॉरी कॉन्सेंट्रेशन के। तो अगर आयंस बढ़ गए
डाइल्यूट करने पर, ठीक है, तब भी एक सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो आयंस जो है उनकी संख्या फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से इंटर आयनिक इंटरेक्शन घट जा रहा है। तो ये बिहेवियर जो है हमें देखने को मिलेगा जब हम मोलर कंडक्टेंस को भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये याद रखना है, क्योंकि ये जो है, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट को कंडक्टिविटी को लेके। तो कंडक्टिविटी का सीधा सा रिलेशन है, डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो ये हमारा था फोर्थ फैक्टर। अब देखिए फिफ्थ फैक्टर की बात करते हैं कि पांचवा फैक्टर जो है वो क्या है। तो फिफ्थ फैक्टर जो है, जिसके ऊपर जो है हमने बोला भी था कि इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, और वो जो है लगभग हर जगह हमको पढ़ना भी पड़ता है, वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या रोल है। अब देखिए भाई, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड जो हमारे सबस्टेंस है वो एक्सपेंड होते हैं। तो लिक्विड सबस्टेंस एक्सपेंड करेंगे तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो अगर हम बात करें कि अगर विस्कोसिटी घट रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्लियर कट जो है इसमें हमें ये एडवांटेज दिख रहा है कि हमारी जो कंडक्टेंस है वो क्या है, बढ़ेगी, क्योंकि विस्कोसिटी घट गई, वॉल्यूम बढ़ गया तो कंडक्टेंस क्या है, बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ पे भी ध्यान रखना कि अगर वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, और हमने जो है टेम्परेचर बढ़ाया, तो स्लाइटली एनर्जी भी तो जाएगी, ठीक है, हमारे आयंस को थोड़ी एनर्जी मिलेगी, तो उनका मूवमेंट भी क्या है, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सब जो फैक्टर हैं कि आयंस को जो है मूव करने के लिए जो है ज़्यादा स्पेस मिलेगा, विस्कोसिटी कम हो जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है फेवर करती हैं किसको, कंडक्टिविटी को बढ़ाने को और कंडक्टेंस को भी बढ़ाने को। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का जो रोल है, ठीक है, विस्कोसिटी जो घटा रहा है, वॉल्यूम जो बढ़ा रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं फेवर करती हैं किसको, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। क्योंकि शुरुआत में हमने बोला था कि टेम्परेचर यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस घटाएगा, रेसिस्टेंस घटाएगा तो मतलब कंडक्टेंस बढ़ाएगा। तो यहाँ हम ये बोलेंगे कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कप्पा के और जी के। तो ये जो है मेटेलिक कंडक्टर से थोड़ा सा अपोजिट बिहेवियर आ रहा था, और ये जो है रीजन भी आ रहा है क्योंकि विस्कोसिटी चेंज हो जा रही है, वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए इस चीज़ को बोल रहा हूँ ताकि आपको ये जो है, ठीक है, क्लियरली समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे 5 फैक्टर थे जो कि इस दोनों को जो है अफेक्ट कर रहे थे, कंडक्टिविटी को, कंडक्टेंस को। अब देखो क्या है कि न्यूमेरिकल अप्रोच को शुरू करने से पहले एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हमको सेल कांस्टेंट निकालने में, याद है कि सेल कांस्टेंट हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो सेल कांस्टेंट जो कि L/A होता है, तो बहुत सारे हमारे रैंडम सेल होते हैं, जैसे हर जगह जो है, ठीक है, एक्यूरेटली जो है उसको कंस्ट्रक्ट करके तो बनाया नहीं जाता, रैंडमली जो है बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सेल कांस्टेंट निकालना किसी भी पर्टिकुलर जो है सेल के लिए बहुत टफ होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं, और ऑल्टरनेटिव मेथड में जो है आप एक फिजिक्स का, ठीक है, एक सेटअप यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर है और आपने सुना भी है उसके बारे में, और डायग्राम देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो है क्या बनाने वाला हूं। तो क्या लग रहा है इसको देख के, ये डेफिनेटली क्या है, ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसी का यूज करके जो है हम सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम AC सोर्स लगाएंगे करंट सप्लाई करने के लिए, जिसको मैं लॉजिकली डिफाइन करूँगा कि क्यों हमने लिया है उसको। यहाँ पे एक नल पॉइंट डिटेक्टर लगाएंगे हम। सेटअप तो आपको पूरा याद ही होगा क्योंकि आपको जो है फिजिक्स में इसको पढ़ाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस R1 है, ये R3 है और ये R4 है। हमने बनाया है सेटअप, तो हमको ये सारी चीज़ें जो हैं पता होंगी पहले से। और यहाँ पे जो है इसको हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, एक पर्टिकुलर जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और उसके साथ जो है हम इसको कनेक्ट किए हुए हैं। और इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो है हमें रेसिस्टेंस निकालना है रैंडम सिचुएशन के लिए, और इसमें जो हमने सॉल्यूशन फिलअप कर रखा है उसका कप्पा हमें नोन है, ठीक है। तो कप्पा जो है गिवन है। अब इसका रेसिस्टेंस हमने मान लिया R2, ये जो पर्टिकुलर सेटअप इसके साथ कनेक्ट किया इसका R2 रेसिस्टेंस मान लिया है, और यहाँ इसके साथ इसकी सराउंडिंग में थर्मोस्टेट रखते हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों जो है थर्मोस्टेट को लिया जाता है।
अब देखिए कि यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे ही हमें नल पॉइंट डिटेक्ट होगा उसके बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि R1 बाई R2 जो है बराबर हो जाएगा किसके, R3 बाई R4 के। और अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है R2 को, तो R2 जो है बराबर हो जाएगा किसके, R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3। अब देखिए R अगर हमें मिल गया उस पर्टिकुलर जो है सेल के लिए जो हमने वहाँ पे सॉल्यूशन जो भरा हुआ है, तो हम जो है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, G को। तो G जो है बराबर हो जाएगा किसके, 1/R2 के। और R2 जो है हम यहाँ से निकाल चुके हैं, कप्पा हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें पता है कि ये जो कप्पा है ये बराबर होता है किसके, G इंटू G स्टार के। अब देखिए ये हमें जो है पता है, ये हमने निकाल लिया, तो अल्टीमेटली इसको फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो यही सेटअप है जिससे कि हम जो है फाइंड आउट करते हैं किसको, सेल कांस्टेंट को। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि 2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि थर्मोस्टेट के यूज हो रहा है और दूसरा AC सोर्स क्यों लिया है, DC सोर्स क्यों नहीं लिया है। देखो अगर DC सोर्स लेते तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाता, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाता तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती तो उसकी डेफिनेटली कंडक्टिविटी क्या चेंज हो जाती, तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाती तो फिर तो जो है हमारा जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है वो वेरी करता रहता, तो वो हमें नहीं करना है। इसलिए हमने क्या लिया, AC सोर्स लिया ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस ना हो सके, क्योंकि AC सोर्स की खास बात क्या है कि उसमें पोलरिटी बदलती रहती है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है अल्टीमेटली होगा ही नहीं। दूसरी चीज, थर्मोस्टेट की जब बात करते हैं तो थर्मोस्टेट का काम होता है कि वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा, कि वो टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देगा, और उसको जो है टेम्परेचर अगर फिक्स रखा जाएगा तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें भी क्या हैं, फिक्स रहने वाली हैं। तो ये तो जो है हमारा ऑल्टरनेटिव तरीका था किसको फाइंड आउट करने का, सेल कांस्टेंट को। अब जो है इसको हम हटा देते हैं, अब जो है इस पर न्यूमेरिकल अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए जो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो डेफिनेटली आपने क्वेश्चंस तो लिख ही लिए होंगे, जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। तो आइए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें जो है हमको 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिए हैं A और B के, दोनों के लिए जो है हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है। फिर हमसे बोला गया कि अगर हम दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेके उसी पर्टिकुलर सेल में मिक्स करते हैं तब कितना रेसिस्टेंस आने वाला है। अब क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप फोकस करोगे तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बार बार अगर हम एक ही सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर कट है कि सेल कांस्टेंट क्या है, सेम होने वाला है। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन में जो एक हिडन चीज़ थी वो सेल कांस्टेंट वाला टर्म था। तो सबसे पहले तो आप जो है सॉल्व करने से पहले ये मान लो, ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट सेल कांस्टेंट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू x, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब देखो अगर हम इंडिविजुअली बात करें कि A सॉल्यूशन के लिए, तो फॉर A सॉल्यूशन, तो A सॉल्यूशन की अगर हम बात करते तो यहाँ पे हमें पता है कि इसका जो कप्पा होगा, कप्पा ऑफ A, इट विल बी इक्वल्स टू G ऑफ A इंटू G स्टार। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें G निकालना है तो G होता है 1/R के, तो क्लियर कट है कि अगर हमें A का कप्पा निकालना है तो कप्पा ऑफ A जो है बराबर हो जाएगा 1/, जैसे इसका कितना रेसिस्टेंस दिया है 50 इंटू एक्स। क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई। अब देखो फॉर B इंडिविजुअली बात हो रही है कि B सॉल्यूशन को जो हमने इंडिविजुअली रखा तो उसका जो कप्पा होगा वो भी इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लिखेंगे G ऑफ B इंटू G स्टार, तो G स्टार तो इसके लिए भी सेम होने वाला है, तो इसका मतलब इसका हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कप्पा ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/100 इंटू एक्स। क्लियर है, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है कि जो B है उसका जो है कितना है 100 ओम रेसिस्टेंस है। अब ये दोनों चीज़ें हमें को पता चल गई। अब देखो जब हमने इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स हुआ होगा तो दोनों तो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो डेफिनेटली अगर आप शुरू में मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे कि जब हम डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए किसका काम करते हैं, डाइल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूट का मोल तो चेंज नहीं होगा किसी के भी एक दूसरे में मिलाने से, लेकिन हाँ दोनों के लिए वॉल्यूम जरूर डबल हो जाएगा क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं। इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अगर हम नई सिचुएशन की बात करें कि जो न्यू हमारी कंडीशन है उसमें जो है अगर हमें फाइंड आउट करना है किसको, कप्पा को, तो कप्पा ऑफ मिक्सचर, तो कप्पा ऑफ मिक्सचर जो है बराबर हो जाएगा G ऑफ मिक्सचर इंटू एक्स
x मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके लिए भी जो है सेल कांस्टेंट क्या है, सेम होने वाला है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इन मिक्सचर जो है होगा क्या कि a और b दोनों का कप्पा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आधा, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है, वॉल्यूम अगर डबल हो जाएगा तो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो हम निकालेंगे, ठीक है, संख्या की जब हम बात करेंगे तो हमने बार बार ये फैक्टर में भी पढ़ा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन से अगर हम रिलेशन देखेंगे तो कप्पा जो है कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। कॉन्सेंट्रेशन आधी कर दी तो कप्पा भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ए का भी आधा हो जाएगा, बी का भी आधा हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि इन मिक्सचर जो है के डैश ऑफ ए जो है बराबर हो जाएगा के अपॉन 2 के, और के डैश ऑफ बी जो है बराबर हो जाएगा किसके, के बी अपॉन 2 के। अब मिक्सचर की बात हो रही तो डेफिनेटली मिक्सचर का जो कप्पा होगा इन दोनों का सम होगा, क्योंकि अब जब कंडक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है, मिक्सचर की, तो उसमें ए भी कंट्रीब्यूट करेगा और बी भी कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब कि कप्पा ऑफ मिक्सचर डेफिनेटली जो है बराबर हो जाएगा के डैश ए प्लस के डैश बी। क्लियर है, ये रिलेशन आएगा। अब अगर ऐसा है तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता है कि k की वैल्यू इतनी होती है, kb की वैल्यू इतनी होती है, और यहाँ जो है k मिक्सचर इसका सम है, और ये हमने पर्टिकुलर रिलेशन लिख लिया, तो इन सबको लिख लेंगे। और हमें पता है कि k मिक्सचर जो है बराबर होगा k/2, क्योंकि k डैश a और kb/2, और इट विल बी इक्वल्स टू g ऑफ मिक्सचर इनटू x। अब देखो k और kb की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, और g डैश मिक्सचर के बारे में हमें पता है कि g मिक्सचर जो है बराबर हो जाएगा किसके, 1/r ऑफ मिक्सचर, जो कि अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट करना है। अब इन पर्टिकुलर रिलेशन को हम यूज करते हैं इसके आधार पे, तो हम लिखेंगे कि 1/50 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा 1/100 इंटू 2, और दोनों में x का मल्टीप्लीकेशन, और इट विल बी इक्वल्स टू 1/r ऑफ मिक्सचर इंटू x। अब देखिए यहाँ पे भी x है और इधर भी x है, इसका मतलब x तो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो है हमें दिख रहा है कि 1/100 प्लस 1/200 जो है बराबर हो जाएगा 1/r मिक्सचर के। तो r मिक्सचर को जब सॉल्व करोगे तो क्लियर कट है कि जो मिक्सचर का रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 66.67 ओम। तो ये हमारा केस था जिसको जो है हमें सॉल्व करना था पहले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आपने ध्यान दिया कि हमने किया क्या कि डाइल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया, और फिर उसके बाद जो है हमने सिंपल कोरिलेशन से इसको सॉल्व कर लिया। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए जो आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें जो है हमें किस तरीके की जो है कैलकुलेशंस करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें जो है प्योर वाटर का जो हमें कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन ही जो है एग्जाम में, जैसे नीट में और मेंस में जो है जनरली पूछे जाते हैं। तो कप्पा दिया हुआ कि कप्पा और H2 जो है कितना है, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये दिया हुआ है 10⁻⁻7, ठीक है। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है कि लेंथ L की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, A का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स G स्टार जो कि L/A होता है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डेफिनेटली 2/4, इट मीन्स 1/2 पर सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो हमें कप्पा पता चल गया वाटर का, G स्टार पता चल गया, ठीक है, सेल के लिए। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि G जो है बराबर होता है किसके, 1/r के। और जैसे मैंने बोला था कि रिलेशन कई जगह यूज होगा, कप्पा इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। अब देखो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। कप्पा की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7, G कितना होता है 1/r, और G स्टार की वैल्यू कितनी है 1/2। अब सबको रख देते हैं, तो R को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 10⁻7 इंटू 1/2, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो R की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, R जो है बराबर है 5 इंटू 10⁻6 ओम के। तो ये हमारा जो है पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस निकाल लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना 1 वोल्ट, और पूछ के लिया करंट पूछ लिया। यार सिंपल सा फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि I जो है बराबर होता है V/R के। क्लियर है।
तो V की वैल्यू कितनी है 1 और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ, यहाँ से अगर क्लियर कट देखोगे तो इसी फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो ये दिया हुआ है 10⁻7 इंटू 1/2, मतलब I जो है बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है? तो इतना जो है करंट की वैल्यू आने वाली है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और दोनों पार्ट को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब देखो इसी रिलेशन पे सब कुछ बेस्ड है, जैसे मैंने बार बार बताया था। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है वो भी, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है एक ही रिलेशन पे बेस्ड हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टफ कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें टफ पार्ट है जिसको हम सॉल्व करेंगे जब एक बार इसमें हम कोलार्स लॉ को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि शुरुआत में KCL की इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है और उसके साथ साथ जो है उसका क्या दिया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी दी हुई है। तो कप्पा, तो फॉर KCL जो है हमें दिया हुआ है कि कप्पा जो है बराबर है किसके, ध्यान दीजिएगा कि दिया हुआ है 1.28 इंटू 10⁻², और यूनिट हमारी किस में है, इस पर्टिकुलर इसमें रेसिस्टेंस जो है कितना दिया हुआ है 300 ओम। अब अगर हमें ये दिया हुआ है तो वंस अगेन सेम रिलेशन है कि कप्पा जो है बराबर होता है किसके, G इंटू G स्टार के, हमें पता है, और G जो है बराबर होता है किसके 1/R के, ये भी हमें पता है। अब G स्टार जो है अगर हम ध्यान दें कि उसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब KCL को रखा उस पर्टिकुलर सेल में तब भी G स्टार वही होगा, और जब दूसरे हाथ में NaCl के लिए कैलकुलेशन करनी है तो NaCl के लिए भी साफ साफ है कि उसके लिए भी G स्टार क्या है, सेम होने वाला। तो इसलिए सबसे पहले तो हम G स्टार निकाल लेते हैं। तो KCL के लिए जब हम बात करेंगे तो कप्पा में दिया हुआ है 1.28 इंटू 10⁻², इट विल बी इक्वल्स टू 1/300 इंटू G स्टार। अब देखिए G स्टार जो है बराबर हो गया किसके, 300 इंटू 1.28 इंटू 10⁻², ये हमारा G स्टार की वैल्यू आ गई किसमें, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में। अब देखो इसको सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको एग्जैक्टली आगे यूज करना है। अब जब हम बात करते हैं फॉर NaCl, और NaCl अगर हम बात करेंगे तो G स्टार तो यही यूज करने वाले हैं क्योंकि उसी पर्टिकुलर सेल में हम इसको प्लेस कर रहे हैं। तो G स्टार जो है बराबर हो गया किसके, 300 इंटू 1.28 इंटू 10⁻², और हमें इसमें क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए कि इसमें जो है हमें दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस इतना है 380 ओम, R की वैल्यू दी हुई है 380, मतलब कि हम जो है बोल सकते हैं कि G जो है बराबर हो जाएगा 1/380। क्लियर कट है? अब हमसे पूछा क्या गया, कप्पा पूछा गया कि कप्पा निकालिए NaCl के लिए। अब कप्पा जो है कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बार बार बोला कि एक ही रिलेशन के इर्द गिर्द क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे भी जो है हमें पता है कि कप्पा जो है बराबर होता है G इंटू G स्टार के। अब देखो हमें G भी पता है, G स्टार भी पता है, तो इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो कप्पा जो है बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो G स्टार की वैल्यू कितनी है 300 इंटू 1.28 इंटू 10⁻², और यहाँ पे G जो है कितना है 1/380। क्लियर है? और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि अब जो है कैलकुलेशन करना आसान भी हो गया है और यहाँ पे जो है इसका यूज भी हो गया, जैसे मैंने बोला था कि इसको पहले सिंप्लीफाई नहीं करना है। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कप्पा जो है नियर अबाउट आएगा 101.8 के, और यूनिट सेंटीमीटर में ही रहेगी। तो कुल मिला के जो है ये हमारा आंसर होने वाला है तीसरे पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आपने देखा कि पूरा जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें एक ही रिलेशंस को लेके जो है सारी चीज़ें पूछी गई थी, अलग अलग कंडीशंस थी। यहाँ पे जो है सेल कांस्टेंट निकाल के आगे यूज करना था, यहाँ पे डायरेक्टली जो है चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, और यहाँ पे जो है डाइल्यूशन का भी यूज हो रहा था। मतलब जो हमने अलग अलग तरीके के फैक्टर्स पढ़े थे उन सब का जो है हमने यूज किया इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप जो है इस पे और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा, और अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम बात करेंगे किसके ऊपर, मोलर कंडक्टेंस के ऊपर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर।